वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 का जो सैम्पल पेपर हमारा अधूरा रह गया था सीबीएसई बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन का, हिंदी में करेंगे, हिंदी मीडियम में। तो चलिए करते हैं। ये हमने अभी तक 20 जो क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए थे, 21 जो है वो देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर है, ये हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण को कहा जाता है, इसका इंग्लिश नेम है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से कहती हूँ, आपको इसका इंग्लिश नेम हिंदी नेम दोनों करने होते हैं किसी भी चीज़ के। और आपको क्या है, आपको इसका सेकंड नेम भी अगर दिया जाता है तो वो भी करना होता है। अब देखिए कि गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों का नाम बताइए। तो जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है या फिर हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण है, उसकी गणना करने के लिए यानी उसको नापने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रॉकफोर्ट वॉक टेस्ट, यानी 1 मील जो कहा जाता है रॉकफोर्ट टेस्ट, वो किया जाता है। दूसरा हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो इतना जो क्वेश्चन था तो इसका आंसर ये हो गया, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं बताना है, आपसे जो पूछा जा रहा है उतना ही बताना है। अब आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए लग गए तो आपके जो 3 घंटे हैं वो वेस्ट जाएंगे, क्योंकि ये केवल एक ही नंबर का क्वेश्चन होगा, इतना या फिर आधे नंबर का। अब देखिए लघु अवधि के लिए सूत्र लिखे, यानी कि फॉर्मूला लिखना में लघु अवधि के लिए। लघु यानी कि लघु मतलब छोटा होता है। हमने हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किया था, उसमें 2 फॉर्मूले थे, एक तो लघु अवधि का था और एक जो हमारा था दीर्घ अवधि के लिए था। तो दोनों फॉर्मूले अभी हम देखेंगे। तो लघु अवधि का फॉर्मूला बताना है हमें, ठीक है। फिर आगे देखिए, लंबी अवधि के लिए जो फिटनेस इंडेक्स है उसकी गणना करें। यानी कि जो लंबी अवधि का फॉर्मूला इन्होंने पूछा नहीं है हमसे पूछा है कि लंबी अवधि के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया जिसे हमें सॉल्व करना है, जिसमें पहले हम फॉर्मूला बताएंगे फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये इन्होंने जो अवधि है, यानी कि जो सेकंड में जो अवधि होती है वो हमें 300 दी है, 300 सेकंड। और हृदय की गति, क्योंकि जो लंबी अवधि या फिर दीर्घ अवधि होती है उसमें जो हृदय की गति होती है वो होती है 2 इंटू में दिल की धड़कनों की संख्या। 3 बार जो दिल की धड़कनें होती है वो नापी जाती है, उन्हें प्लस करके इंटू कर दिया जाता है 2 के साथ। तो ये क्या है, ये इन्होंने टोटल सब 230 दिया नहीं। दिल की धड़कनों की संख्या, जो तीनों दिल की धड़कनों की संख्या अलग अलग बार जो आई थी उसे सोल्व करके इन्होंने हमें 230 दी है। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दीर्घ काल की जो अवधि के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू में सेकेंडों में परीक्षण की अवधि अपोन में 2 इंटू में दिल की धड़कनों की संख्या। तो इन्होंने हमें जो 100 है, इन्होंने जो सेकंडों की संख्या है वो हमें कितनी दी है, वो हमें 300 दी है। दिल की धड़कनों की जो तीनों की संख्या दी है हमें, वो कितनी दी है, वो हमें 230 दी है। तो इंटू में 2 कर देंगे और ऊपर 300 कर देंगे। यहाँ पे इंटू 100 करेंगे क्योंकि 100 भी सेकंड के साथ करते हैं हम। तो इसे सोल्व करेंगे अब हम। तो इसे सोल्व करने के बाद 300 गुना में 100, 300 इंटू में 100 करेंगे तो हमारा 30,000 हो जाएगा। 30,000 अपोन में हम करेंगे 230 इंटू 2, तो ये हमारा निकल के आता है 460। तो डिवाइड बाय 460, ये इतना अलग है। तो ये 30,000 अपोन में 460 जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 65.2। तो ये हमारा आंसर है 65.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। देखिए जो ये न्यूटन का जो लॉ है या फिर न्यूटन के जो नियम है, जो न्यूटन ने नियम दिया था उससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप रिपीटेड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। और वैसे भी जो न्यूटन का जो गति का नियम है उससे संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आप इसे पक्का कर लीजिए, इसे अच्छे से कर लीजिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको नहीं बताऊँगी, जो मैंने 10 चैप्टर में न्यूटन की गति का नियम मैंने उसमें जो विस्तार से समझाया गया है न्यूटन की गति का नियम विद एग्जाम्पल, खेलों के एग्जाम्पल लेकर भी बताया गया है। तो वहाँ से आप इसे अच्छे से अपना तैयार कर लीजिए। तो प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति के नियम बताएं, तो वो बताए हुए हैं उसमें, और अपनी पसंद के खेल में उनके निहितार्थ की व्याख्या करें।
तो खेलों के द्वारा क्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। तो वो चीज़ आप वहाँ से पक्की कर लीजिए, क्योंकि जो बात हम 10 मिनट में 20 मिनट में बताते हैं उसे हम आपको 5 मिनट में यहाँ पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होगा। अब 23 वाला क्वेश्चन देखिए, मोटर फिटनेस परीक्षण के घटकों की सूची बनानी है और उनमें से किसी दो को अच्छे से एक्सप्लेन करना, विस्तार पूर्वक उसे बताना है। यानी कि जो नाम है मोटर फिटनेस परीक्षण के, वो तो सारे के सारे दे देने हैं उनके घटकों के, जिनके द्वारा मोटर फिटनेस की जांच की जाती है, पर उनमें से किसी दो को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है हमें। तो मोटर फिटनेस परीक्षण है जिसे हम गामक पुष्टि परीक्षण भी कहते हैं, अपर गामक पुष्टि परीक्षण, तो उसे ही मोटर फिटनेस परीक्षण कहा गया है। तो इनके हमें एक घटकों की सूची, यानी कि उनके जितने घटक हमारे 6 थे। पहले में लड़कों के लिए पुलअप्स और लड़कियों के लिए फ्लेक्स्ड आर्म, दूसरा था फ्लेक्स्ड लेग सिटअप्स, तीसरा शटल दौड़, चौथा था खड़ी बोर्ड कूद जिसे हम स्टैंडिंग बोर्ड जंप कहते हैं, पांचवा 50 गज की तीव्र गति दौड़ और छठा था 600 गज की पैदल चाल या फिर दौड़। तो ये थे हमारे 6 घटक, तो इनके नाम लिख देने हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें से किसी दो को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो गलती कर जाएंगे। अब दो ही को एक्सप्लेन करना, तो उनमें से किसी भी दो को आप जो भी आपको अच्छे से आता है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आपको 2 ही करवाऊंगी। अगर आपको और भी बाकी देखने हैं कि अपर गामक पुष्टि परीक्षण के 6 के 6 देखने हैं, तो आप जो लिंक नीचे दिया जाएगा वीडियो का, उससे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डाला जाएगा, उसके साथ लिंक दिया जाएगा, उससे आप सीधा जाकर देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक तो खड़ी बोर्ड कूद जिसे स्टैंडिंग बोर्ड जंप, मैं आपको बता दूं जो अपर गामक पुष्टि परीक्षण है, ये जो 6 होती हैं इनमें से आपका 3 नंबर में किसी एक का पूछा जाता है, या फिर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि स्टैंडिंग बोर्ड जंप का, शटल दौड़ का, इनका रिपीट हुआ है। तो आपको समझना है, और फिर अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप इसे नहीं भूलेंगे। अब देखिए स्टैंडिंग बोर्ड जंप या फिर खड़ी बोर्ड कूद, तो हमें जो हिंदी मीडियम होते हैं उन्हें इंग्लिश के नाम भी आने चाहिए और हिंदी के भी, क्योंकि वो कभी कभार इंग्लिश के नेम दे देते, जैसे कि मोटर फिटनेस यहाँ पर दे दिया है, तो अगर पता होगा तो आप कर सकते हैं। तो जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप होती है उसमें क्या होता है, एक लाइन, जो परीक्षार्थी होता है जो इस स्टैंडिंग बोर्ड जंप को करने वाला है, उसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और उसके बाद वो क्या करता है, उस लाइन के इस साइड खड़ा होता है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, और फिर अपने हाथों को हिलाते हुए, थोड़ा सा नीचे झुकते हुए, जैसे कि ये यहाँ पर झुकी हुई है, थोड़ा सा नीचे झुकते हुए अपने हाथों को आगे पीछे हिलाते हुए फिर क्या करते हैं, वो जंप करता है जैसे कि यहाँ पर जंप करके दिखाया गया है। इसका एक ये रूल होता है कि परीक्षार्थी का, यानी कि जिसने जंप की है, वो जितना दूर तक हो सके उतने दूर तक उसे जंप करनी है, और अगर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा पीछे की तरफ होगा, वो क्या है, वहीं से उसे नोट कर लिया जाएगा धरती से टच होता हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पैर है, यहाँ पर टच हुआ है धरती पर, क्योंकि और कोई हिस्सा टच नहीं हुआ है इसका, तो यहाँ तक का मार्क कर लिया जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी दूरी तक इसने जंप किया है। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर क्या किया जाता है, अपने शरीर के पीछे के हिस्से को बचाया जाता है और लंबी कूद की जाती है। तो ये होता है स्टैंडिंग बोर्ड जंप या फिर खड़ी बोर्ड कूद। अब एक और मैं बता रही हूँ आपको, 50 मीटर की स्टैंडिंग 50 गज की तीव्र गति की दौड़। इसमें क्या होता है, ये एक तीव्र गति की दौड़ होती है जो कि 50 गज की दूरी तक दौड़ी जाती है, यानी कि 50 गज तक दौड़ी जाती है। इसमें क्या होता है, जो परीक्षार्थी होता है उसके सामने एक रेखा कर दी जाती है और बहुत सारी लाइनें बना दी जाती हैं, जिसमें मान लीजिए यहाँ पर परीक्षार्थी है, तो परीक्षार्थी को दौड़ने के लिए कहा जाता है, वो अपनी ही यहाँ पर लाइन में दौड़ेगा, अगर दूसरी लाइन में पहुँच गया तो वो आउट हो जाएगा। तो अपनी ही लाइन में जब उसे आदेश मिलता है एग्जामिनर के द्वारा कि तुम्हें दौड़ना शुरू करना है, तो दौड़ना शुरू कर देता है और 50 गज तक दौड़कर वापस अपने इसी पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से वह दौड़ना शुरू करता है। तो उस टाइम को नोट कर लिया जाता है कि इसने कब से स्टार्ट किया था और कितनी देर में वह वापस अपनी उसी पोजीशन पे आया है।
50 गज की दौड़ करने के बाद, तो उस टाइम को ही उसका स्कोर मान लिया जाता है। तो ये यहाँ पर 2 मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको और जो बाकी के करने हैं कवर अपने अगर नहीं किए हैं, तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 23 नंबर डाल के उसके साइड में आपको लिंक दिया जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप भी देख रहे होंगे कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपके सैम्पल पेपर में भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं लास्ट 5 ईयर्स के, वो आपको करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर अभी तक आपने रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी फिजिकल एजुकेशन की, तो फटाफट देख लीजिए, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वरना करना तो आपको सब कुछ होता ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए यानी कि अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी रणनीति की योजना की जाती है, वो बताना है हमें। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो शारीरिक गतिविधि की जाती है उसका निर्धारण किया जाता है। उसके लिए जो रणनीतियाँ हैं कि किस तरीके से जो शारीरिक गतिविधि है उसे और बेहतरीन किया जा सकता है उनके लिए, या फिर शारीरिक गतिविधि अगर उन शारीरिक गतिविधि का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो उसे किस अनुसार तय करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शारीरिक गतिविधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, या फिर उसकी प्लानिंग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, तो घुमा फिरा के आपको कैसे भी दिया जा सकता है, आपको बस समझना होता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमाना फिराना उनका काम है, आपका क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर देना होता है। तो देखिए इसका आंसर है CWSN। इसका मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए जो शारीरिक गतिविधि को सुलभ बनाने के लिए जो संघर्ष है, रणनीतियाँ हैं, वो एक ही बात है। तो देखिए अब हम देखते हैं मेडिकल जांच। इसका सबसे पहला है मेडिकल जांच। जो भी शारीरिक क्रियाओं में भाग ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो दिव्यांग है, जो अक्षम है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी शारीरिक जांच करवा लेनी चाहिए, मेडिकल जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे क्या है यह अनुमान लग सकता है कि उनकी जो अक्षमता है वो किस स्तर की है, उसके अनुरूप उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए, उनका जो लेवल है, उनकी जो अक्षमता है उसको समझते हुए ही शारीरिक क्रियाओं की योजना करनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए उनका अक्षमता का स्तर कम है, तो हमें उन्हें इजी जो एक्सरसाइज है वो पहले देने चाहिए, इजी जो खेल हैं वो देने चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से हैवी दे दे। तो इसमें एक ये भी आता है कि साधारण से मुश्किल की तरफ जाना है, साधारण से मुश्किल एक पॉइंट इसमें ये भी आता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो साधारण से मुश्किल का मतलब यही है, पहले साधारण चीज़ें दीजिए फिर मुश्किल दीजिए। तो पहले मेडिकल जांच करवा लेने से यही फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि जो बच्चा है, विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर कितना वो कर सकता है, उसके अनुसार ही उसे जो शारीरिक गतिविधियाँ वो देनी चाहिए। अगला देखिए बच्चे की रुचि पर विचार किया जाए। जो बच्चे की जो रुचि है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर आप खुद भी सोचिए, अगर आपके पास 5-6 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, पर आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है आप उसको ही सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आपका माइंड घूम फिर के उसी पर आ जाता है, या फिर मान लीजिए आपको जो भी चीज़ पसंद है, डांस, खेलना, टीवी देखना, फ़ोन चलाना, आजकल तो फ़ोन चलाना भी है, तो जो भी इंटरेस्ट है बच्चों का तो घूम फिर करके आ जाता है, उसी पर आ जाता है। बच्चे वही चीज़ करने के लिए करना चाहते हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है, जो जिस भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसे वही करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा वो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जो शारीरिक अक्षमता है जिनके अंदर, उनकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए, उसके अनुसार ही जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो तय करनी चाहिए कि शारीरिक क्रियाओं में क्या चीज़ें शामिल की जाएं, तभी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अगला संशोधित उपकरणों का उपयोग किया जाए। जो संशोधित उपकरण हैं, या फिर आप इन्हें लिख सकते हैं रूपांतरित उपकरण। तो जो उपकरण है उनका जो संशोधित उपकरण है उनका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर उनके अनुरूप जो उपकरण है वो नहीं होंगे, जो दिव्यांग है या अक्षम बच्चे हैं उनके अनुरूप जो उपकरण है वो उपलब्ध नहीं होंगे, तो वो वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी से चला नहीं जाता है, तो अगर
उसके लिए बैठकर खेलने वाले जो उपकरण है वहाँ पर नहीं है, या फिर बैठकर शारीरिक गतिविधि करने वाले उपकरण नहीं है, तो उसका वहाँ पर उस चीज़ में भाग लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस कार्यक्रम में भाग लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उपकरणों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अगला देखिए, विशिष्ट वातावरण प्रदान करना। विशिष्ट वातावरण प्रदान करने का मतलब है कि जो शारीरिक क्षमता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए उनके वातावरण को ध्यान में रखकर ही क्या करना चाहिए, जो शारीरिक गतिविधि है उन्हें तय करना चाहिए। जिस तरीके का वातावरण है उसके अनुकूल ही शारीरिक गतिविधियों को तय करना चाहिए। अगला देखिए, निर्देश की विविधता। निर्देश मतलब आदेश होता है या फिर अनुदेश होता है। तो जो अनुदेश है उसकी विविधता मतलब वैरायटी, अलग अलग, डाइवर्सिटी बोलते हैं इसे। तो जो विविधता मतलब अलग अलग बटा होना। तो जो निर्देश की विविधता का मतलब है कि हर बच्चे के लिए उसकी जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसकी प्रकृति के अनुसार ही क्या होना चाहिए, निर्देश होने चाहिए, फिर अनुदेश होने चाहिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें हम, अगर कोई दिव्यांग से सुना नहीं जाता है तो उसे देखने वाले जो अनुदेश है वो मिलने चाहिए। अगर इसे देखा नहीं जाता तो उसके लिए सुनने वाले अनुदेश होने चाहिए। तो उनकी प्रकृति के अनुसार ही अनुदेश होने चाहिए। अगला देखिए, संशोधित नियम। इसका मतलब है कि जो नियम तय किए जाते हैं उन्हें भी किस तरीके से तय करना चाहिए। उनकी जो शारीरिक अक्षम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके अनुसार ही क्या करना चाहिए, नियम तय करने चाहिए। उनकी योग्यता के अनुसार ही नियम तय करने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, किसी बच्चे के अंदर, और आप हाई फाई जो रूल्स हैं, नियम है वो लागू कर देंगे तो वो उस चीज़ में भाग नहीं लेंगे तो वो उनकी रुचि खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी रूल्स फॉलो नहीं हो पाएंगे उससे। तो उनकी प्रकृति के अनुसार ही नियम को तय करना चाहिए। अगर देखिए, पिछले ज्ञान पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले ज्ञान का मतलब है कि जो पुराने टाइम में उन्होंने जो पूर्व अनुभव किया है, जो उनका एक्सपीरियंस है बच्चों का, कि उन्होंने अगर कहीं पर खेला है, किसी गतिविधि में पहले भाग लिया है, उसका क्या करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि किस बच्चे ने भाग लिया है, किसने नहीं लिया है। उसके अनुसार ही जो शारीरिक गतिविधियां हैं अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तय करने चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जब हम शारीरिक गतिविधियां तय करते हैं उस समय हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए 25 वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक अलग वीडियो बना के, जो टूर्नामेंट की जो 11 टीमें भाग ले रही हैं उसके लिए जो 22 की संख्या किस तरीके से निर्धारित की जाएगी और उसे कैसे लिखा जाएगा, और आलोट का मतलब है किस तरीके से डायग्राम में दिखाया जाएगा, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अगर अभी तक नहीं देखिए तो आप देख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है, बाहरी प्रेरणा कभी कभी आंतरिक प्रेरणा को मार देती है या फिर मार सकती है, इसे सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर एक ये लाइन हमें दे दी गई है कि जो बाहरी प्रेरणा होती है वो हमारी जो आंतरिक प्रेरणा होती है, मन के अंदर की जो प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा का मतलब है कि बाहर से हमें प्रेरणा मिल रही है। जैसे कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आते, सेकंड आते, थर्ड आते हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन में जीतते हैं तो क्या होता है, आपको पुरस्कार दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है या फिर कुछ मेडल दिया जाता है, तो आपको प्राइज़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आप में उत्साह भरता है। या फिर आप किसी को लेता हुआ देखते हैं तो आपके मन में खुद ब खुद क्या आ रहा है कि मुझे भी लेना चाहिए, उसे मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। तो इन दोनों बातों में अलग अलग अंतर है। एक तो अगर आपको प्राइज़ मिल रहा है तो ये क्या है, ये आपकी बाहरी प्रेरणा है। प्राइज़ इसलिए दिया जाता है कि जब बच्चे को दिखे कि प्राइज़ मिल रहा है तो इससे क्या होगा, वह मेहनत और करेगा, उसे प्रेरणा मिलेगी। अगर मैं और मेहनत करूँगा तो मुझे और दूसरा प्राइज़ मिल सकता है या फिर इसी तरीके से प्राइज़ मिल सकता है। तो ये एक अपनी बाहरी प्रेरणा होती है जो हमें बाहर की चीज़ें क्या करती है, प्रेरित करती हैं, कुछ पाने के लिए प्रेरित करती हैं। और आंतरिक प्रेरणा क्या होगी, आंतरिक प्रेरणा होगी कि जब कोई भी बच्चा किसी को प्राइज़ लेते हुए देखता है और उसके मन में आता है, मतलब कि मन से जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, मन में आता है कि मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो यह आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया है। अब बाहरी प्रेरणा कभी कभी आंतरिक प्रेरणा को मार सकती है, इसे सिद्ध करना है।
यानी कि ये बात सही है, इसे हमें सिद्ध करके बताना है कि ये बात सही है। सही है तो क्यों सही है? तो देखिए, जो बाहरी प्रेरणा आपको भी पता है, जो बाहरी प्रेरणा होती है, जैसे कि लालच दिया जाता है, वेतन, किसी तरीका वेतन दिया जाता है। वेतन का मतलब स्कॉलरशिप जो दी जाती है, या फिर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है तो उसे वेतन सैलरी मिलती है। तो उसे अगर ऊपरी पोस्ट पे जाना है, यानी कि ऊपरी पोस्ट पे जाने के लिए वो क्या देखता है, वेतन देखता है कई बार। तो कई बार क्या होता है, वेतन देखा जाता है कि वेतन क्या है, ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरीके से पुरस्कार, जो पुरस्कार होते हैं, प्राइज होते हैं, वो क्या है, वो भी बाहरी प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। पदोन्नति, किस तरीके की पदोन्नति दी जाती है। सराहना, मान लीजिए अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप देखते होंगे जब टीचर्स आपकी तारीफ करती है तो आपको गर्व महसूस होता है और आपको कुछ कर दिखाने की हिम्मत आती है कि हाँ, मेरी आज तारीफ हुई है, तो आप उस टीचर को भी अच्छा मानने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मेरी आज तारीफ हुई है तो मुझे इससे और अच्छा बन के दिखाना है और अच्छा करके दिखाना है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आई है, आपके अंदर प्रेरणा आई है। किससे आई है? तारीफ से आई है। अगर ट्यूशन टीचर तारीफ करता है, या फिर घर परिवार वाले तारीफ करते हैं, रिश्तेदार तारीफ करते हैं, तो इससे हमारे अंदर प्रेरणा का उद्भव होता है। बाहरी प्रेरणा होती हैं ये। और जो आंतरिक प्रेरणा है, सीख रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैं कुछ काम करने की ठान लिए, कुछ सीखने की ठान लिए, तो मेरे मन में आएगा हाँ, मैं सीख रही हूँ, मैं सीख सकती हूँ। इस तरीके के विचार उत्पन्न होंगे। सामाजिक संपर्क के द्वारा भी क्या होता है, हम किसी को देख कर भी क्या करते हैं, अपने मन में लाते हैं कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरीके के जो विचार है जिनके द्वारा हम प्रेरित होते हैं, ये क्या है, ये आंतरिक प्रेरणा होती है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। बाहर से आके कोई नहीं कहता कि तुम्हें ये काम करना है और हम प्रेरित हो गए, ऐसा नहीं होता। तो अब बात आती है कि जो बाहरी प्रेरणा होती है वो आंतरिक प्रेरणा को मार देती है। क्यों मारती है? क्योंकि जो बाहरी प्रेरणा में देखिए सारी लालच की चीज़ें दी गई हैं। आपकी बाहरी प्रेरणा में आपको वेतन, सैलरी दी जाती है, पुरस्कार दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, पदोन्नति, सराहना की जाती है। तो कई बार जो बाहरी प्रेरणा होती है, हमारे अंदर की प्रेरणा, क्योंकि बाहर से ही हम इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि हम अंदर से ठान नहीं पाते कुछ चीज़ को। जब तक हम आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हम बाहरी प्रेरणा से क्या हो जाएंगे, अगर हमें हमारी कोई सराहना नहीं करेगा तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। ये शुरुआत होती है कि अगर मेरी कोई सराहना नहीं करेगा तो मैं क्यों करूँ ये काम, ऐसा मन में होता है कई बार। और ये हमारी बाहरी प्रेरणा क्या है, हमारी आंतरिक प्रेरणा को मार रही है। हम अपने मन में अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं। तो ये इस बात से सिद्ध होता है।